हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ इवैल्यूएशन और असेसमेंट पार्ट 2, अर्थात मूल्यांकन के प्रकार। हमने मूल्यांकन के विषय में जाना और समझा था, अर्थात यहाँ दो चीज़ों को जानना आवश्यक है, असेसमेंट तथा इवैल्यूएशन। इन दोनों का हिंदी अर्थ तो मूल्यांकन ही होता है, लेकिन इन दोनों में थोड़ा अंतर है। असेसमेंट का अर्थ होता है आंकड़े एकत्र करना। शिक्षा की प्रक्रिया में असेसमेंट किया जाता है शिक्षण का, जिसमें अध्यापक का कार्य शामिल है, छात्र का जिसमें छात्र का यानी कि सीखना शामिल होता है। उसके लिए आंकड़े विविध प्रकार से प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कि पूर्व परीक्षा, निरीक्षण परीक्षा इत्यादि। जब ये आंकड़े प्राप्त कर लिए जाते हैं तो फिर छात्र के सीखने तथा पूरी प्रक्रिया का इवैल्यूएशन किया जाता है। इवैल्यूएशन वह प्रक्रिया है जो असेसमेंट की प्रक्रिया में प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करके पूरी प्रक्रिया का समग्र मूल्यांकन करती है तथा इसकी सफलता तथा विफलता के बारे में निर्णय लेती है। ये एक निर्णय लेने की प्रक्रिया है जहां हम ये निर्णय लेते हैं कि कमियों तथा कमजोरियों को कैसे दूर किया जाए। तो हम संक्षेप में बताते हैं। पहले हमने मूल्यांकन या इवैल्यूएशन और असेसमेंट को 3 वर्गों में विभाजित किया, जो थे कार्य के आधार पर, प्रकृति के आधार पर, व्याख्या के आधार पर। इसके अलावा हमने मुख्यतः 4 वर्गों में इसको विभाजित किया। वे 4 वर्ग थे। मुख्यतः 4 प्रकारों में थे प्रारंभिक मूल्यांकन के कार्य, प्रारंभिक मूल्यांकन की विशेषताएं, प्रारंभिक मूल्यांकन के उपकरण। इससे पिछली वीडियो में इसके विषय में हमने विस्तार से जाना और समझा। योगात्मक मूल्यांकन के विषय में भी जाना। इसके अंतर्गत योगात्मक मूल्यांकन की विशेषताएं, योगात्मक मूल्यांकन के कार्य, योगात्मक मूल्यांकन के उपकरण आदि के विषय में जाना। अब हम देखेंगे निदानात्मक मूल्यांकन। निदानात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य छात्रों तथा शिक्षण की कमियों का मूल्यांकन करना होता है कि वे क्या कारण हैं जिसके कारण अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन नहीं हो पा रहा है। प्रारंभिक मूल्यांकन जहां छात्र के प्रारंभिक स्तर पर मूल्यांकन करता है, योगात्मक मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद मूल्यांकन करता है। वहीं निदानात्मक मूल्यांकन केवल कमियों तथा कमजोरियों का मूल्यांकन करता है तथा इसके आधार पर अध्यापक ये सोच पाने में समर्थ होता है कि क्या कमियां हैं तथा इन्हें कैसे दूर करना है। इसी के साथ हम देखेंगे निदानात्मक मूल्यांकन के प्रकार। निदानात्मक मूल्यांकन के प्रकार कुछ वर्गों में विभाजित हैं, जैसे कि पूर्व टेस्ट। पूर्व टेस्ट पाठ्यक्रम तथा क्षमता पर आधारित मूल्यांकन, स्वयं मूल्यांकन, कौशल व अभिक्षमता पर आधारित मूल्यांकन, साक्षात्कार, लघु, व्यक्तिगत तथा प्रत्येक छात्र का सूक्ष्म अवधि का साक्षात्कार। निदानात्मक परीक्षाएं, निरीक्षण। कभी कभी निदान के लिए मनोवैज्ञानिकों तथा चिकित्सकों की भी सहायता लेनी पड़ती है। अब हम नेक्स्ट और 4th पॉइंट में देखेंगे पदस्थापन मूल्यांकन, अर्थात प्लेसमेंट असेसमेंट। पदस्थापन मूल्यांकन मुख्यतः इस बात का मूल्यांकन करता है कि कोई छात्र किसी कार्य विशेष या कोर्स विशेष के लिए कितना उपयुक्त या तैयार है। दूसरे शब्दों में पदस्थापन मूल्यांकन का प्रयोग करके छात्र को किसी विषय विशेष कोर्स या कॉलेज में प्रवेश दिलाने के लिए किया जाता है। जैसे यदि कोई छात्र किसी मैथ ऑनर्स कोर्स में प्रवेश लेना चाहता है, एडमिशन लेना चाहता है, तो कुछ परीक्षाओं या टेस्ट के द्वारा ये परखा जाएगा या चेक किया जाएगा कि वह इस कार्य के लिए तैयार है भी या नहीं। इस मूल्यांकन में कोई उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण नहीं होता, केवल उसका स्तर ऊंचा या नीचा हो सकता है। इसको किसी कॉलेज, कोर्स या कक्षा में प्रवेश लेने के लिए ही डिजाइन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे पद स्थापना से पहले किए जाने वाले कार्य,
अर्थात कौन कौन से वर्ग किए जाते हैं। क्या किसी भी छात्र या व्यक्ति को किसी नए बोर्ड या नौकरी में जाना होता है तो उसे कुछ बातों का ध्यान अवश्य ही रखना पड़ता है। वे बातें हो सकती हैं, क्या छात्र या व्यक्ति के पास कोर्स या नौकरी को करने का आवश्यक कौशल तथा योग्यता है, क्या उसने पहले से ही इस क्षेत्र में कुछ कार्य किया है या नहीं, वो कौन सी कार्यविधि तथा तकनीकी होगी जो उसके लिए या उसके कार्य के लिए उपयुक्त हो सकती है। कभी कभी उपरोक्त सभी प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए शिक्षक या निर्देशनकर्ता को कुछ टेस्ट करने पड़ते हैं, जैसे केस स्टडी, अभिवृत्ति परीक्षा, निष्पत्ति परीक्षा, इन्वेंटरी तथा रिपोर्ट इत्यादि। कभी कभी व्यक्ति या छात्र के वो जो बीते अनुभव हैं यानी कि जो एक्सपीरियंसेस अब तक के हैं जिसने उसे पद कोर्स या नौकरी करने के लिए प्रेरित किया हो, वो भी महत्वपूर्ण भूमिका यानी कि रोल अदा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे हम देखेंगे पद स्थापन मूल्यांकन के उपकरण। इसके कई उपकरण हो सकते हैं, जैसे कि प्रश्नावली, किसी एक विषय पर आधारित लिखित परीक्षा, साक्षात्कार, अभिक्षमता परीक्षा, निरीक्षण प्रविधियां, मेडिकल प्रवेश इत्यादि, इन्वेंटरी, इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा इत्यादि। अब इसी के साथ साथ हम देखेंगे उद्देश्यों एवं परिणामों में संबंध, अर्थात जो मूल्यांकन के उद्देश्य या इवैल्यूएशन और असेसमेंट के उद्देश्य हैं उनके मध्य यानी कि उद्देश्य एवं परिणामों में संबंध, अर्थात रिलेशन इन ऑब्जेक्टिव एंड आउटकम। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन इसका। उद्देश्य और परिणाम शिक्षण प्रक्रिया के संबंध में उपयोग किए जाने वाले उपकरण और अवधारणाएं हैं। शिक्षण प्रक्रिया में इन कदमों का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। उद्देश्य तत्व शिक्षण प्रक्रिया में पाठ्यक्रम विषय वस्तु के संदर्भ में एक निश्चित समय में किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निर्धारित किए जाते हैं। जैसे छात्रों को एक वर्ष में किसी विषय वस्तु के बारे में जानकारी प्रदान करना, इसमें सीखने, प्रदर्शन करने, समझ को विकसित करने इत्यादि के तरीके शामिल होते हैं। जबकि परिणाम को इस रूप में देखा जाता है कि उक्त वर्ष में छात्रों में कितना परिवर्तन आया है, अर्थात परिणाम को परिवर्तन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब हम इसी के साथ देखेंगे उद्देश्य क्या है। तो इस शब्द का प्रयोग, जो ऑब्जेक्टिव शब्द का है, इसका प्रयोग बॉविक वर्ष 1918 अर्थात 1918 में किया गया था। शिक्षक जब भी कोई पाठ पढ़ाता है तो वह सर्वप्रथम ये सोचता है कि इस पाठ को पढ़ाने से छात्रों के व्यवहार में अर्थात बिहेवियर में क्या क्या चेंजिंग आएंगे तथा छात्र क्या क्या नई बातें सीख सकते हैं। ये बातें तथा परिवर्तन ही शिक्षा के उद्देश्य कहलाते हैं। NCERT के अनुसार उद्देश्य वह बिंदु तथा अभीष्ट है जिसकी दिशा में कार्य किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि उद्देश्य वह व्यवस्थित परिवर्तन है जिसे क्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है या जिसके लिए हम क्रिया करते हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे उद्देश्यों की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। उद्देश्य शिक्षक स्वयं निर्धारित करता है तथा इनका निर्धारण शिक्षा के लक्ष्य अर्थात गोल्स ऑफ एजुकेशन के लिए किया जाता है। इनका स्रोत मनोवैज्ञानिक होता है। इन्हें शिक्षक अपनी सुविधानुसार कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित करता है। इनका क्षेत्र लक्ष्य की अपेक्षा सीमित होता है। ये स्पष्ट, संरचित, निश्चित तथा स्पष्ट होते हैं। ये पूर्ण रूप से 100% प्राप्त किए जा सकते हैं। ये कम समय में ही प्राप्त किए जाते हैं। ये शिक्षण की नीतियों तथा मूल्यांकन के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश देते हैं और ये निश्चित होते हैं। उद्देश्य पाठ्यक्रम को पढ़ाने वाले अध्यापकों के लक्ष्य एवं निश्चय का वर्णन करते हैं। उद्देश्य कक्षा या पाठ्यक्रम के अंदर महत्वपूर्ण सामग्री एवं कौशल पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये वर्णन करते हैं कि अध्यापक क्या करेगा। उद्देश्य अक्सर अनेक विशिष्ट तथा विस्तृत भी हो सकते हैं। प्रत्येक छात्र के लिए प्रत्येक उद्देश्य पर मूल्यांकन एवं रिपोर्टिंग संभव होती है। इसी के साथ हम देखेंगे उद्देश्यों के प्रकार, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। इसमें
प्रथम द्वितीय तृतीय तथा चतुर्थ वर्गीकरण के रूप में इसको बताया गया है। प्रथम वर्गीकरण में शैक्षिक उद्देश्य अर्थात एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, टीचिंग ऑब्जेक्टिव। द्वितीय वर्गीकरण में जर्नल ऑब्जेक्टिव तथा स्पेशल ऑब्जेक्टिव। तृतीय वर्गीकरण में प्राप्य उद्देश्य तथा अप्राप्य उद्देश्य। चतुर्थ वर्गीकरण में अंतिम उद्देश्य तथा त्वरित उद्देश्य जो है बताए गए हैं। इन सभी वर्गीकरणों में सर्वाधिक प्रचलित वर्गीकरण शैक्षिक उद्देश्य तथा शिक्षण उद्देश्य का है, जो कि प्रथम वर्गीकरण है। इसके विषय में बताया जाएगा, यानी कि जो शैक्षिक उद्देश्य है, शैक्षिक उद्देश्यों से तात्पर्य छात्रों में होने वाले उस परिवर्तन से है जो शैक्षिक क्रियाओं द्वारा नियोजित किया जाता है। ये दार्शनिक प्रकृति के होते हैं। ये पाठ्यक्रम की रचना तथा अनुदेशन के लिए निर्देशन प्रदान करते हैं तथा मूल्यांकन की प्रविधियों के विशिष्टीकरण में भी सहायक सिद्ध होते हैं। शिक्षण उद्देश्य अर्थात टीचिंग ऑब्जेक्टिव, ये संक्षिप्त विशिष्ट होते हैं। ये शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक माध्यम है। इसका सीधा संबंध कक्षा शिक्षण से होता है तथा ये सीखने की प्रक्रिया को सरल बनाते हैं, उनमें गति एवं निरंतरता पैदा करते हैं। शिक्षण उद्देश्य शिक्षण को दिशा प्रदान करते हैं तथा शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होते हैं। ये प्रत्यक्ष तथा व्यावहारिक होते हैं। ये छात्रों के व्यवहार के में परिवर्तन लाते हैं। अब हम देखेंगे उद्देश्यों के स्रोत। बाल विकास का मनोविज्ञान, आर्थिक ढांचा, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, राष्ट्र की दार्शनिक विचारधारा, सामाजिक पर्यावरण, राजनीतिक दशा तथा मानव विज्ञान। इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे उद्देश्यों के निर्धारण की आवश्यकता, क्या आवश्यकता है। उद्देश्यों से कार्य सीमित हो जाता है, कार्य की अस्पष्टता एवं कठिनाई दूर हो जाती है, शिक्षक तथा छात्रों के कक्षा का व्यवहार निश्चित हो जाते हैं, निष्पत्ति अर्थात अचीवमेंट तथा क्रियाकलापों का मापन संभव हो जाता है, उच्च शिक्षण में सहायक सिद्ध होते हैं और शिक्षक को स्पष्ट निर्देश मिलता है। साथ ही साथ देखेंगे हम परिणाम अर्थात आउटकम। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में परिणाम या आउटकम ये बताता है कि जो लक्ष्य तथा उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं उन्हें किस सीमा तक प्राप्त किया गया। लर्निंग आउटकम या परिणाम ऐसे कथन हैं जो कौशल, दक्षताओं तथा ज्ञान को दर्शाते हैं जो छात्रों ने प्राप्त किए हैं तथा जिन्हें सफलतापूर्वक एक कोर्स पूरा करने पर प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे अध्ययन के उद्देश्य में परिणामों में संबंध। तो लक्ष्य बताता है कि हम क्या चाहते हैं, उद्देश्य बताता है कि हमने उसे कितना प्राप्त किया, परिणाम ये बताता है कि हमने उसे कितना प्राप्त किया। और अध्ययन के उद्देश्य एवं परिणाम को हम किसी उदाहरणों के माध्यम से भी समझ सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही देखेंगे उद्देश्य छात्र मूलभूत सिद्धांतों, सामान्यताओं व नियमों को समझेंगे। छात्र पाठ्यक्रम सामग्री के अनुप्रयोगों के बारे में समझ सकेंगे और छात्रों को उनके द्वारा सीखे गए सिद्धांतों के वास्तविक जीवन से जो है संबंधित अनुप्रयोगों की सराहना होगी। साथ ही साथ देखेंगे परिणाम अर्थात रिजल्ट। छात्र भौतिकी में मूलभूत सिद्धांतों, सामान्यताओं तथा अवधारणाओं के बारे में ज्ञान का प्रदर्शन करेंगे। इसमें जैसे कोई भी हो सकता है। छात्र वैज्ञानिक समस्या समाधान के लिए मूलभूत सिद्धांतों को लागू करने में सक्षम होंगे। छात्र अपने द्वारा लिखे गए सिद्धांतों के वास्तविक जीवन में अनुप्रयोग का उदाहरण दे पाएंगे। इस प्रकार संक्षेप में कहा जा सकता है कि उद्देश्य तथा परिणाम आपस में संबंधित होते हुए पूर्ण रूप से अलग हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।